हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम को अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य की संप्रभुता क्या होती है, राज्य क्या होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, राजनीतिक वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है और पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को लेकर कौन सी डिबेट्स हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहना। पूरे सिलेबस को ध्यान में रख कर ही ये वीडियो बनाई गई है और ये ना केवल आपके सिलेबस को कवर करेगी बल्कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी देगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य की संप्रभुता की। अब राज्य की संप्रभुता के अर्थ को समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको इसके इवोल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा कि राज्य की संप्रभुता का जो विचार है, जो आइडिया है, वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे उसका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो कुछ भी बताऊँगा वो सबका सब यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में होगा। मतलब अभी मैं जितनी भी बातें करूँगा वो सारी चीज़ें वेस्टर्न यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में होंगी। इसे हम यूरोसेंट्रिज्म भी कहते हैं। मतलब कहने का यही है कि अभी वर्तमान समय में हमारे पास जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, उसमें जितनी भी जानकारी है वो हमें यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही मिलती है। दुनिया को अभी हम यूरोप की नज़र से ही देखते हैं। तो आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टेट मतलब राज्य के जन्म से पहले जो पीपल्स थे वो नॉमेड्स के रूप में रहते थे, घुमक्कड़ चरावाह के रूप में रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इस तरह से वो अपना जीवन यापन चलाते थे। बट आगे चलकर मनुष्य ने, ह्यूमंस ने पशुपालन और कृषि करना सीख लिया। अब मनुष्य को एग्रीकल्चर करना आ गया, जिस कारण से मनुष्य की लाइफ, ह्यूमंस की लाइफ सेटल हो गई। अब वो एक सेटल लाइफ जीने लगा, जिस कारण से मनुष्य ने विलेज बनाए। अब जब विलेज बन गए तो ओवर द पीरियड बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिले। अब इन साम्राज्यों में जो शासन चलाया जाता था, इस जो पॉलिटिकल रेजिम्स थे वो दो तरह के थे। अगर हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं तो एक था एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है पूर्ण राजतंत्र। और एक था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है जहां पर संविधान के साथ मोनार्की यानी कि राजतंत्र पाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे कि बेल्जियम, इंग्लैंड और ये जो नीदरलैंड वगैरह, हॉलैंड वगैरह है, यहाँ पर पाई जाती थी। तो मतलब अभी तक हमने ये सीखा कि पहले पीपल्स नोमैड्स थे, फिर नोमैड से धीरे धीरे विलेज वगैरह बने, फिर साम्राज्य सामने आए और उन साम्राज्यों में कुछ राजनीतिक शासन सामने आए, जैसे कि एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ पर पूरी तरह राजतंत्र था, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ पर संविधान के साथ राजतंत्र था। अब जो ये स्टेट थे, जो ये साम्राज्य थे, किंगडम्स थे, वो आपस में एक दूसरे से टेरिटरी के लिए लड़ते रहते थे, क्षेत्र के लिए, जमीन के लिए एक दूसरे से बराबर लड़ते रहते थे। जिस कारण से मिलिट्री की जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि ऐसा ही होता था, एक साम्राज्य कभी बड़ा हो जाता था तो कभी वो छोटा हो जाता था। तो इस वजह से मिलिट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि युद्ध हुआ करते थे, वॉर हुआ करते थे और वॉर ही एक सॉल्यूशन के रूप में देखा जाता था। तो मिलिट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण जनता से अधिक टैक्स लिया जाता था। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस समय तक कोई भी राजा या कोई भी किंग सॉवरेन नहीं होता था, संप्रभु नहीं होता था। क्योंकि राजा की जो टेरिटरी होती थी, राजा का जो साम्राज्य होता था, उसकी जो सीमाएं होती थी वो कंफर्म नहीं थी। सीमाएं बदलती रहती थी। क्षेत्र के लिए लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई में कई बार राजा अपना क्षेत्र हार जाते थे, कई बार नया क्षेत्र जीत जाते थे। तो कई बार साम्राज्य छोटे और बड़े होते रहते थे। इस तरह कोई भी राजा संप्रभु या सॉवरेन नहीं था। इसी बीच क्योंकि मिलिट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण से अब इतनी बड़ी पैमाने पर मिलिट्री रख पाना किसी राजा के लिए नॉर्मली संभव नहीं था। इसके अलावा कई राजनीतिक और आर्थिक कारण भी थे कि उनका अब खर्चा नहीं उठाया जा सकता था बड़े पैमाने पर। इस वजह से सामंतवादी व्यवस्था सामने आई, फ्यूडल सिस्टम सामने आया। इसमें राजाओं ने अपने सामंतों को नियुक्त किया, सामंतों को कई सारी बड़ी ज़मीनें दी गई और ये सामंत राजाओं को मिलिट्री प्रोवाइड करते थे। एक निश्चित संख्या में सैनिक प्रोवाइड करते थे जब युद्ध होता था तब।
इसके बाद इन राज्यों में, इन साम्राज्यों में राजा और पुरोहित वर्ग के बीच में, साम्राज्य में टॉप पोजीशन के लिए जो सबसे उच्च पद है उसके लिए संघर्ष होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। जो पृष्ठ वर्ग था, जो पोप वगैरह थे, उनका मानना था कि हम राजा से भी ऊपर हैं, और राजा का मानना था क्योंकि ये साम्राज्य हमने इस्टेब्लिश किया है तो इसमें सबसे ऊपर हम हैं। तो सभी राज्यों में, सभी साम्राज्यों में ऐसे संघर्ष देखने को मिले, जिसके कारण एक लंबा धार्मिक युद्ध चला जो कई कारणों के कारण चला था, जिसे यूरोप में 30 इयर्स ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। लगातार यूरोप में बड़े पैमाने पर युद्ध हुए, कई जाने गई, इसमें कई लाखों लोग मारे गए, और अंत में 1648 में वेस्टफेलिया की शांति संधि हुई। तब जाके ये जो वॉर हो रही थी वो रुकी। 1648 की वेस्टफेलिया की संधि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस संधि के बाद ही जो 30 इयर्स ऑफ वॉर चला आ रहा था यूरोप में, वो खत्म हो गया और कई सारी चीज़ें निश्चित की गई, कंफर्म की गई। इस संधि के द्वारा सबसे पहली चीज़ ये की गई कि राजा को पूरी तरह संप्रभु माना गया। इस संधि के द्वारा जो अलग अलग जो राजा थे उन सभी को संप्रभु माना। सभी राजाओं ने एक दूसरे को सुप्रीम मान लिया। ये मान लिया कि हाँ, इस क्षेत्र पर आप जो हो, आप जो राजा हो, आप संप्रभु हो, और ये मेरा क्षेत्र है, अब मैं यहाँ पर सुप्रीम हूँ। तो यहाँ इस संधि की सबसे पहली बात ये थी कि अब राजा पूरी तरह संप्रभु या सुप्रीम हो गया। दूसरी बात ये डिसाइड की गई कि अब राजा ही प्रजा का धर्म निर्धारित करेगा। मतलब पहले चर्च की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, बट इसके द्वारा, इस संधि के द्वारा तय किया गया कि राजा को अब अधिकार है कि वो अपनी प्रजा का धर्म निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर स्थापित की जाएगी। जहाँ पर कोई ऐसा एरिया है जहाँ का कोई सुप्रीम लीडर नहीं है, तो वहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर स्थापित की जाएगी। कहने का मतलब यही है कि इस ट्रीटी ने, इस संधि ने अब ये व्यवस्था कर दी कि अब राजा एक निर्दिष्ट क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में राज्य कर सकता है। पहले क्या था कि बॉर्डर्स वगैरह डिसाइड नहीं थे, अब बॉर्डर्स को इम्पोर्टेंस दी गई, बाउंड्रीज डिसाइड की गई कि यहाँ तक इंग्लैंड का राज है, यहाँ तक फ्रांस का राज है और यहाँ तक जर्मनी का राज है। अब ये डिसाइड कर लिया गया, और इस क्षेत्र पर जो ये राजा हैं वो लीगली राज कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर अलावा जो दूसरे राजा हैं उनको भी संप्रभु माना गया, उनके भी बॉर्डर्स को इम्पोर्टेंस माना गया। तो अब राजा अपने क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में राज्य कर सकता था। इसके अलावा ये तय किया गया कि अब राजा अपनी प्रजा को सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दे सकते हैं, और अगर कोई भविष्य में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, अगर मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं दो राज्यों के बीच में, तो अब उसके लिए लड़ाई करने से या युद्ध करने की बजाय डिप्लोमेसी का तरीका अपनाया जाएगा वहाँ पर शांति समझौता करने के लिए। पहले क्या होता था, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका था युद्ध, बट अब डिप्लोमेसी के तरीके पर बल दिया गया, कूटनीति के तरीके पर बल दिया गया। तो इस तरह राज्य की आधुनिक धारणा को वेस्टफेलिया के शांति समझौते द्वारा औपचारिक रूप दिया गया, जिसने राज्यों को संप्रभु संस्था बना दिया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक राज्य व्यवस्था के रूप में समझा गया। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक हमने एक राज्य का पूरा बैकग्राउंड समझ लिया कि राज्य आखिर एक संप्रभु स्टेट, एक सॉवरेन स्टेट किस तरह से बना। वेस्टफेलिया की संधि के बाद ही औपचारिक रूप से राज्यों को संप्रभुता प्राप्त हुई, सॉवरेंटी प्राप्त हुई। ये आपके लिए हिस्टोरिकल हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब जो ये आइडिया था, ये राज्य का जो आइडिया था वो यूरोप में जन्मा था। अब यूरोप से ये आइडिया नॉर्थ अमेरिका में फैला, फिर 19वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका में, फिर जापान में, और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशीकरण यानी कि कॉलोनियलिज्म की प्रक्रिया के कारण ये जो आइडिया था, ये जो राज्य की संप्रभुता का आइडिया था, वो एशिया और अफ्रीका में फैला। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होती है, जिसके कारण डीकोलोनाइजेशन सामने आता है। इसके बाद कोल्ड वॉर का अंत होता है, जिसके कारण विश्व में कई सारे सॉवरेन स्टेट सामने आते हैं। तो अभी तक हमने बस एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा है। अगर आज के टाइम पर बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य कौन होता है, राज्य की क्या विशेषताएं होती हैं,
तो राज्य की कुछ विशेषताएं ये हैं कि राज्य का जो क्षेत्र होता है वो परिभाषित होता है। राज्य में एक स्थायी जनसंख्या होती है। इसके अलावा एक प्रभावी क्षेत्र होता है, मतलब राज्य के कानून राज्य में लागू होते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ वो राज्य संबंध स्थापित करने की पूरी क्षमता रखता है। ये स्टेट की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर मानी जाती हैं। इसके अलावा सॉवरेंटी का अगर अर्थ पूछा जाए कि सॉवरेंटी का क्या मतलब है, तो सॉवरेंटी के दो मतलब होते हैं, संप्रभुता के दो मतलब होते हैं। एक आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि देश के अंदर सरकार के पूरे कानून लागू होंगे, पूरी जनता उसे स्वीकार करेगी। इसके अलावा बाहरी सॉवरेंटी का मतलब होता है, बाहरी संप्रभुता का मतलब होता है कि वो राज्य, वो स्टेट पूरी तरह स्वतंत्र है और कल को अगर ज़रूरत पड़े तो वो वैश्विक राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। तो अब हम बात करते हैं राजनीतिक वैश्वीकरण के परिणामों की। तो वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के बीच की दूरी को मिटा दिया है। दूसरे शब्दों में अब राष्ट्रीय सरकारें राजनीतिक शक्ति का प्रभावी केंद्र नहीं रह गई हैं। जो नेशनल गवर्नमेंट है, अब उन्हीं के पास सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं होती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर राज्यीय अभिकर्ता राज्यों की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पे गैर राज्यीय अभिकर्ता का मतलब है जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये जो कि राज्य की प्रभुसत्ता को लगातार चुनौती दे रहे हैं। अगर हम इसके परिणामों की बात करें वैश्वीकरण के, तो उसका पहला परिणाम ये है, प्रभुसत्ता की अवधारणा को क्षति पहुंची है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी हैज़ बीन अनडिटरमाइंड। पहले क्या था कि राज्य के अंतर्गत, राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो लोग रहते थे वो पूरी तरह राज्य के कंट्रोल में रहते थे, राज्य के नियंत्रण में रहते थे। बट अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि राज्य के कंट्रोल में या नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि सैटेलाइट संचार व्यवस्था, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे मंगाना, बाहर भेजना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी भी सरकार का या राज्य का पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। तो ये प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा है, या सरकार की प्रभुसत्ता को, राज्य की प्रभुसत्ता को, सॉवरेंटी को कम कर रहा है। इसके अलावा राज्यों की सुरक्षा की सोच भी बदल चुकी है। परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। मतलब एक तरफ हमें देखने को मिलता है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कई सारे एटम बॉम्ब्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह तैनात की जाती हैं या तैनात की जा रही हैं। बट दूसरी तरफ हमें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रीटीज़, समझौते भी देखने को मिलते हैं जिसमें कि इन हथियारों पर रोक लगाई जा रही है। तो जो सुरक्षा की जो सोच है वो भी बदल रही है। इसका ये प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन का। इसके अलावा तीसरा प्रभाव ये है, तीसरा जो परिणाम है वो ये है, संघर्ष को नियंत्रित करना अब ज़्यादा आसान हो गया है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हैज़ बिकम ईजियर। पहले क्या होता था, कहीं भी कन्फ्लिक्ट होता था तो उसका एक ही तरीका अपनाया जाता था, वो था युद्ध, वॉर। मतलब वॉर के द्वारा ही सॉल्यूशन किया जाता था। लेकिन संचार साधनों में, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज में रिवॉल्यूशन होने के कारण, क्रांति होने के कारण अब अलग अलग देशों के राजाध्यक्ष और प्रधानमंत्री लगभग एक दूसरे से हमेशा संपर्क में रहते हैं। कोई भी समस्या होती है तो वो जल्द ही एक दूसरे से मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीटिंग्स बैठती हैं, कॉन्फ्रेंस बैठती हैं और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश होती है। कई सारे समिट सुने होंगे आपने, कई सारे जैसे अब इन्वायरमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो कई सारे कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती हैं, कई सारे समिट, शिखर सम्मेलन किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, एक शिखर सम्मेलन हुआ था क्योटो में, जो कि जापान में एक जगह है। तो अब क्या होता है, कई सारी शिखर वार्ताएं होती हैं, समिट होते हैं जिसमें संघर्ष को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो अब संघर्ष को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो गया है। 2008 में वित्तीय संकट देखने को मिला था, जिससे निपटने के लिए भी कई सारी शिखर वार्ताएं और समिट तय किए गए थे। इसके अलावा इसका एक परिणाम ये है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण राज्य के कल्याणकारी कार्यों में कटौती हुई है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण राज्यों के कल्याणकारी कार्यों में भी, जो वेलफेयर के जो काम थे राज्यों के, वो उसमें भी कमी देखने को मिली है। अब राज्य ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पर जोर दे रहा है। अब इतने सारे परिणामों को देखने के बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या वैश्वीकरण से वास्तव में राज्यों की संप्रभुता
समाप्त हो गई है। मतलब राज्यों की जो प्रभुसत्ता थी, जो सॉवरेंटी थी, क्या वो समाप्त हो गई है? हैज़ ग्लोबलाइजेशन रियली ब्राउट एन एंड टू स्टेट सॉवरेंटी? अब इस क्वेश्चन के कारण तीन विचार हमें देखने को मिलते हैं जिनके बीच आपस में डिबेट है। तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के परिणामों को लेकर या ग्लोबलाइजेशन के प्रभावों को लेकर इन तीन ग्रुप्स के अपने अलग अलग विचार हैं। अब हम इन तीनों के आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से देखेंगे, इन्हीं के बीच असली डिबेट है। तो मेनली डिबेट है स्केप्टिक और हाइपर ग्लोबलिस्ट के बीच में। तो पहले हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केप्टिक की, जिन्हें संचयवादी कहा जाता है। इनका मानना है कि विश्व में कोई एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं है। मतलब वर्ल्ड में कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी नहीं पाई जाती है और अधिकांश आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी भी राज्यों के बीच के बजाय, राज्यों के बीच होने की बजाय राज्यों के अंदर होती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी नहीं है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था नहीं है और ज़्यादातर व्यापार राज्यों के अंदर ही होता है। जितना व्यापार राज्य एक दूसरे से करते हैं, उससे ज़्यादा व्यापार राज्यों के खुद के अंदर ही होता है। इसलिए राज्य अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा आर्ग्यूमेंट है इनका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उच्च स्तर और सीमा पार पूंजी प्रवाह के बारे में कुछ भी नया नहीं है। ये मानते हैं कि ये कोई नया विचार नहीं है कि पूंजी प्रवाह बहुत ज़्यादा हो रहा है, मनी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक देश से दूसरे देश में। तो ये बहुत ज़्यादा जो विचार है, जो सब कह रहे हैं कि नया नया आइडिया है, तो ये कोई नया नहीं, ये पहले भी होता था और इंटरनेशनल ट्रेड भी पहले होता था। इसके अलावा इनका आर्ग्यूमेंट है कि प्रवास और आतंकवाद, जो माइग्रेशन है, जो टेररिज्म है, इससे बढ़ती चिंताओं ने राज्य और उसकी सीमाओं को पहले से अधिक प्रासंगिक बना दिया है। ये मान रहे हैं कि जैसे जैसे माइग्रेशन हो रहा है और आतंकवाद बढ़ रहा है, उसके कारण राज्य की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ गई है और राज्य अब अपनी सीमाओं को और भी ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहता है। इसीलिए वो मिलिट्री भी बढ़ाता है और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए वो कई सारे लाइसेंस की व्यवस्था करता है, ताकि लोग माइग्रेट अगर कर रहे हैं, उसके इलाके में कोई आ रहा है, नया व्यक्ति राज्य में घुस रहा है, तो वो लाइसेंस लेकर ही, पासपोर्ट वगैरह के जरिए ही आ सकें। इसके अलावा ये कहते हैं कि राज्य अभी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राज्य अपनी फोर्स का यूज़ करता है। राज्य आज भी अपनी मिलिट्री का पूरी तरह यूज़ करता है। इसके अलावा वो टैक्स लगाता है और नेशनलिज्म की भावना आज भी राज्यों में पाई जाती है। राष्ट्रवाद की भावना आज भी राज्यों में पाई जाती है। राज्य आज भी अपने नेशनल सिंबल्स बनाए रखे हैं, उनके अपने अपने नेशनल सिंबल्स हैं। और स्टेट में अगर हम देखें तो आज भी नेशनल पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। स्केप्टिक कह रहे हैं ओवरऑल कि स्टेट जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर नेशनल पॉलिसीज़ अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो जो नेशनल जो लोग हैं देश के अंदर, वो नेशनल पॉलिसीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते। बट हम आज भी देखते हैं कि अगर बजट वगैरह सामने आता है तो देश की जनता उसको देखने लगती है कि सरकार ने बजट में क्या नई चीज़ें शामिल की, क्या नहीं की। तो यही कह रहे हैं स्केप्टिक कि आज भी नेशनलिज्म पाया जाता है, जो नेशंस हैं वो आज भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम दूसरा आइडिया समझते हैं ग्लोबलिस्ट का, हाइपर ग्लोबलिस्ट का। जब हम हाइपर ग्लोबलिस्ट समझेंगे तो स्केप्टिक हमें अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। हाइपर ग्लोबलिस्ट का मानना है कि वैश्वीकरण आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव का एक नया सेट है जो 1980 के दशक से ही तेज हुआ है। उदाहरण के लिए सूचना और संचार में डिजिटल क्रांति हुई है, एक एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रणाली का आगमन हुआ है। मतलब ये कह रहे हैं कि ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी की बात करते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट। ये स्टेट को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ये बोल रहे हैं कि जो कुछ है वो अब ग्लोबली है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इनका मानना है कि तकनीकी ताकतों ने एकल वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। मतलब जो टेक्नोलॉजी में जो अग्रणी देश हैं, उन्होंने विश्व को एकल बना दिया है, एक बना दिया है पूरे विश्व को। अब पूरे विश्व में ग्लोबल इकोनॉमी ही चल रही है। इसके अलावा एक सीमाहीन दुनिया की धारणा में वृद्धि हुई है, इनका मानना है। अब इनका मानना है कि जो वर्ल्ड है वो बॉर्डरलेस हो गया है, बॉर्डर की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये किसका आर्ग्यूमेंट है? ये आर्ग्यूमेंट है ग्लोबलिस्ट का, जहां राज्य और इसकी सीमाएं अप्रासंगिक हो गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का प्रभुत्व बढ़ा है। ग्लोबलिस्ट का मानना है
कि सरकार के ऊपर जो देश की जो स्टेट होता है, जो स्टेट है, उसके ऊपर मल्टीपल प्रेशर्स होते हैं, कई सारे प्रेशर्स होते हैं, जैसे कि एमएनसीज का प्रेशर, आईएनजीओज का प्रेशर, कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सरकार पर दबाव बनाकर रखते हैं। तो इसलिए अब जो स्टेट है उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है। जब कभी भी कोई स्टेट अपनी पॉलिसी बनाता है तो एमएनसीज, आईएनजीओज और दूसरे मल्टीपल प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनका प्रेशर इन स्टेट्स के ऊपर होता है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, इनका प्रेशर होता है, जिस कारण से ये अपनी पॉलिसीज़ को स्वतंत्र रूप से नहीं बना पाते। इसलिए ग्लोबलिस्ट कह रहे हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पर स्टेट का कोई महत्व नहीं है, दुनिया बॉर्डरलेस हो चुकी है और डिसीज़न मेकिंग में, नीतियां निर्धारित करने में अब राज्य या स्टेट पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर कई संस्थाओं का दबाव रहता है। उदाहरण के लिए अगर इंडिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है तो वो साथ में ये देखेगा कि कहीं इस पॉलिसी में हम डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की किसी पॉलिसी का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमने तो वहाँ पे साइन किया हुआ है कि हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, हम आईएमएफ के मेंबर हैं, तो हम उनकी किसी पॉलिसीज़ का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको ध्यान में रख कर पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो यही कह रहे हैं ग्लोबलिस्ट कि अब जब सभी स्टेट ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब स्टेट की जो वैल्यू है वो ना के बराबर है, जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो ना के बराबर हैं, ये कह रहे हैं ग्लोबलिस्ट। जबकि जो स्केप्टिक हैं उनका कहना है नहीं, स्टेट अभी भी इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी फोर्स यूज़ करने की बात आती है तो स्टेट अपनी आर्मी का यूज़ करते हैं। और क्या स्केप्टिक मानते हैं कि आज भी नेशनल जो राष्ट्रीय राजनीति होती है वो इम्पॉर्टेंट है। जबकि जो ग्लोबलिस्ट हैं वो कहते हैं नहीं, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है अब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैश्विक राजनीति अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई अमेरिका में बजट पास होता है तो उसकी निगाहें इंडिया में भी रहेंगी, इंडिया भी उसको देखता रहेगा कि अमेरिका किस चीज़ पर कितना खर्च कर रहा है, कहाँ कितना पैसा लगा रहा है, क्योंकि उसका बजट दूसरे देशों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कई संस्थाएं हैं जैसे कि यूएन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ वगैरह हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, तो इनकी जो पॉलिसीज़ बनती हैं तो इनके ऊपर भी सबकी निगाहें होती हैं कि इन पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नए रूल्स आ रहे हैं। तो ग्लोबलिस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं। तो ये थी ग्लोबल पॉलिटिक्स, और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स ये आर्ग्यूमेंट किसका है, ये ग्लोबलिस्ट का आर्ग्यूमेंट्स है, वो ग्लोबलिस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेनली डिबेट है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के ऊपर वो स्केप्टिक और ग्लोबलिस्ट के ही बीच में है। बट फिर भी एक तीसरा आइडिया भी है जो आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन पर तीसरा आइडिया है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट का। इनका मानना है कि जो हाइपर और स्केप्टिक्स हैं, जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं और जो स्केप्टिक्स हैं, संचयवादी हैं, इन दोनों के ही आर्ग्यूमेंट्स एग्जरेटेड कर रहे हैं। मतलब इन दोनों के ही आर्ग्यूमेंट्स अतिशयोक्ति से पूर्ण हैं, भरे हुए हैं। मतलब इन दोनों की ही आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा झूठ भरा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मानते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं, ये मानते हैं कि विश्व में एक देश से दूसरे देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा दुनिया के किसी भी एक कोने में कोई सी भी घटना होती है तो उसका प्रभाव विश्व के अन्य इलाकों पर भी, अन्य जगहों पर भी पड़ता है। जैसे कि 2008 में जो अमेरिका में वित्तीय संकट आया था, उसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा गया था। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट मानते हैं कि अब ग्लोबल और नेशनल अफेयर्स के बीच की दूरी, जो वैश्विक स्तर के जो मामले हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के जो मामले हैं, उनके बीच की दूरी खत्म हो रही है। ग्लोबलिस्ट कहते हैं खत्म हो चुकी है, ये कहते हैं खत्म हो रही है। जैसे कि जो इन्वायरमेंट का इशू है, अब इन्वायरमेंट का इशू ऐसा इशू है जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर में आ रहा है। तो इस तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स की भी बात ये करते हैं। तो इस तरह ये मानते हैं कि अब पॉलिटिक्स हर जगह है और स्टेट की सॉवरेंटी भी अब खत्म हो रही है, ये रही है कि वाली बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट को हम कुछ यूँ समझ सकते हैं
कि ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट बीच के रास्ते की बात करते हैं, मिडल पाथ की बात करते हैं। ये ना तो हाइपर ग्लोबलिस्ट के साथ हैं, ना ही ये स्केप्टिक्स के साथ हैं, यानी कि संचयवादी के साथ भी नहीं है। ये कहते हैं कि विश्व में अभी ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह नहीं हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम उस तक पहुंच रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आ चुकी है विश्व में, स्टेट की अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नेशनल गवर्नमेंट की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ट्रांसफॉर्मलिस्ट कहते हैं कि नहीं, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंस तो है, नेशनल लेवल की भी इम्पोर्टेंस है, अभी लोकल लेवल की भी इम्पोर्टेंस है, हाँ, बट हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। अब विश्व जो है वो ग्लोबलाइजेशन विश्व में हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट यही बात करते हैं। ग्लोबलिस्ट कहते हैं नहीं, ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह हो चुका है, बट ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कहते हैं कि वो धीरे धीरे हो रहा है और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये स्केप्टिक्स का भी विरोध करते हैं। स्केप्टिक्स तो कहते हैं नहीं, सब कुछ जो है वो स्टेट ही है, राज्य ही सब कुछ है, सारी चीज़ें राज्य के ही कंट्रोल में हैं। बट ये इसका भी विरोध करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट मानते हैं कि अब सारी चीज़ें राज्य के अंडर में भी नहीं रह गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।